नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके सोचने के तरीके, आपके काम करने के तरीके और आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आज हम डेनियल एच पिंक की बहुत ही मशहूर और प्रभावशाली किताब एक बिल्कुल नई सोच यानी ए होल न्यू माइंड पर गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में दुनिया पर कौन राज करेगा? क्या वे लोग जो बहुत अच्छी कोडिंग कर लेते हैं, जो हिसाब किताब में माहिर हैं, या फिर वे जो बहुत तार्किक सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लेखक डेनियल पिंक हमें बताते हैं कि हम एक ऐसे युग से बाहर निकल रहे हैं जहां बाएं दिमाग यानी लेफ्ट ब्रेन का बोलबाला था, और अब हम एक ऐसे नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां दाएं दिमाग यानी राइट ब्रेन की क्षमताएं ही सफलता की कुंजी होंगी। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि हमारा बायां दिमाग, जो लॉजिक, गणित, विश्लेषण और क्रमबद्ध तरीके से सोचने का काम करता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सब इसी बाएं दिमाग को तेज करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अब समय बदल रहा है। हमारा दायां दिमाग, जो रचनात्मकता, कला, सहानुभूति, भावनाओं और एक बड़ी तस्वीर देखने का काम करता है, अब वह ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला है। अपनी बात को समझाने के लिए लेखक ने खुद के एमआरआई स्कैन का एक बहुत ही दिलचस्प वाकया साझा किया है। जब वे मशीन के अंदर लेटे थे और उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही थीं, तो उन्होंने देखा कि जब वे तार्किक काम करते हैं तो उनके दिमाग का बायां हिस्सा सक्रिय होता है, लेकिन जब वे चेहरे के भाव या भावनाएं देखते हैं तो उनका दायां दिमाग सक्रिय हो जाता है। इससे यह साबित होता है कि हमारे दिमाग के दोनों हिस्से अलग अलग तरह से दुनिया को समझते हैं। बायां दिमाग चीजों को टुकड़ों में देखता है, जबकि दायां दिमाग चीजों को एक साथ जोड़कर संपूर्ण रूप में देखता है। बायां दिमाग टेक्स्ट पढ़ता है, दायां दिमाग संदर्भ और भावनाएं समझता है। अब सवाल यह उठता है कि अचानक से यह दायां दिमाग इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? लेखक इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं: प्रचुरता, एशिया और स्वचालन। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारण है प्रचुरता यानी एबंडेंस। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीजें हैं। पहले लोगों का सपना होता था कि उनके पास एक घर हो और एक कार हो। आज अमेरिका जैसे देशों में लोगों के पास कारें इतनी ज्यादा हैं कि घर के हर सदस्य के पास अपनी कार है। जब हमारे पास भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती, तो सिर्फ चीजें काम की होने से बात नहीं बनती। उन्हें सुंदर और आकर्षक भी होना चाहिए। यही कारण है कि आज लोग एक साधारण टॉयलेट ब्रश खरीदने के लिए भी डिजाइनर स्टोर जाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल काम की चीज नहीं, बल्कि कुछ ऐसा चाहिए जो देखने में भी अच्छा लगे और उनकी भावनाओं को छुए। दूसरा बड़ा कारण है एशिया। दोस्तों, आप और हम भारत में बैठे हैं और हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आज अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लॉजिकल और बाएं दिमाग वाले काम, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस और यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने का काम भी भारत, चीन और फिलीपींस जैसे देशों में आउटसोर्स कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो काम अमेरिका का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर $70,000 में करता है,
वही काम भारत का एक युवा इंजीनियर उससे कई गुना कम पैसों में और उतनी ही अच्छी तरह से कर देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका काम सिर्फ रूटीन और लॉजिक वाला है, तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में बैठा है जो आपका काम आपसे कम पैसों में कर सकता है। और तीसरा सबसे खतरनाक कारण है स्वचालन यानी ऑटोमेशन। लेखक हमें गैरी कास्पारोव की कहानी याद दिलाते हैं। गैरी कास्पारोव दुनिया के सबसे महान शतरंज खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्हें लगता था कि कोई भी कंप्यूटर उन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने उन्हें शतरंज में मात दे दी। शतरंज एक पूरी तरह से बाएं दिमाग वाला खेल है, जिसमें लॉजिक और कैलकुलेशन की जरूरत होती है। और इस मामले में मशीनें हमेशा इंसानों से तेज ही होंगी। आज ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो पल भर में कानूनी दस्तावेज बना देते हैं, मेडिकल बीमारियों की पहचान कर लेते हैं और यहां तक कि सॉफ्टवेयर का कोड भी खुद लिख लेते हैं। तो दोस्तों, जब आपका लॉजिकल काम आउटसोर्स हो सकता है या कोई मशीन उसे कर सकती है, तो फिर आपकी क्या अहमियत रह जाएगी। यहीं पर लेखक कहते हैं कि हमें एक बिल्कुल नई सोच की जरूरत है। हमें अपने दाएं दिमाग की उन क्षमताओं को जगाना होगा जिन्हें न तो आउटसोर्स किया जा सकता है और न ही कोई कंप्यूटर या रोबोट उनकी नकल कर सकता है। लेखक ने ऐसी 6 क्षमताओं या 6 इंद्रियों के बारे में बताया है जो इस नए युग में हमारी सफलता तय करेंगी। ये 6 इंद्रियां हैं: डिजाइन, कहानी, सिम्फनी, सहानुभूति, खेल और अर्थ। आइए अब इन 6 इंद्रियों के इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। सबसे पहली क्षमता है डिजाइन। आज के समय में किसी भी प्रोडक्ट का सिर्फ उपयोगी होना काफी नहीं है, उसका डिजाइन भी शानदार होना चाहिए। अगर आप एक मोबाइल फोन बनाते हैं जो सिर्फ कॉल कर सकता है, तो कोई उसे नहीं खरीदेगा। उसे देखने में आकर्षक होना चाहिए, उसका इंटरफेस इस्तेमाल करने में मजेदार होना चाहिए। लेखक बताते हैं कि कैसे एक साधारण सा टॉयलेट ब्रश, जिसे जाने माने डिजाइनर माइकल ग्रेव्स ने डिजाइन किया था, स्टोर में हाथों हाथ बिक गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक सौंदर्य था। डिजाइन का मतलब सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि यह उपयोगिता और अर्थ का एक खूबसूरत संगम है। आज के समय में हर व्यक्ति को एक डिजाइनर की तरह सोचना होगा। आप चाहे जो भी काम करते हों, आपको अपने काम में रचनात्मकता लानी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण क्षमता है कहानी यानी स्टोरी। हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे थे जहां हर जगह डेटा, तथ्य और आंकड़े बिखरे पड़े हैं। लेकिन सच तो यह है कि इंसान का दिमाग आंकड़ों को याद रखने के लिए नहीं बना है। अगर मैं आपको 10 साल के आर्थिक आंकड़े बताऊं, तो शायद आप कल तक भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक गरीब आदमी की कहानी सुनाऊं जो अपनी मेहनत से करोड़पति बन गया, तो वह कहानी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। कहानियां हमारे दिमाग को गहराई तक प्रभावित करती हैं। आज बिजनेस की दुनिया में भी कहानी कहने की कला सबसे ज्यादा मूल्यवान हो गई है। जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है, तो वह सिर्फ उसके फीचर्स नहीं बताती, वह एक कहानी बुनती है जिससे ग्राहक जुड़ सके। मेडिकल साइंस में भी नैरेटिव मेडिसिन यानी कहानी के जरिए इलाज की तकनीक लोकप्रिय हो रही है, जहां डॉक्टर सिर्फ मरीज की रिपोर्ट नहीं देखते, बल्कि उसकी पूरी जीवन कहानी सुनते हैं ताकि बीमारी की असली वजह समझ सकें। इसलिए दोस्तों, तथ्य देना ही काफी नहीं है, आपको अपनी बात को एक कहानी में पिरोना आना चाहिए।
तीसरी क्षमता, जिसे लेखक सिम्फनी या समन्वय कहते हैं, वह बहुत ही खास है। सिम्फनी का मतलब है चीजों को टुकड़ों में देखने के बजाय पूरी तस्वीर को एक साथ देखना। बाएं दिमाग वाले लोग किसी एक चीज के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन दाएं दिमाग वाले लोग अलग अलग चीजों के बीच संबंध खोज लेते हैं। वे सीमाओं को लांघकर दो बिल्कुल अलग क्षेत्रों को मिलाकर कुछ नया बना देते हैं। जैसे किसी ने बैकपैक और सस्पेंशन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक ऐसा बैग बना दिया जो कंधों पर कम बोझ डालता है। आज के समय में हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ एक बॉक्स में रहकर न सोचें, बल्कि जो मल्टीडिसिप्लिनरी हों, जो एक साथ कई तरह की चीजों को समझ सकें और जो समस्याओं का समाधान नए और अनोखे तरीके से निकाल सकें। ऐसे लोग सिम्फनी के उस्ताद होते हैं। चौथी और शायद सबसे मानवीय क्षमता है सहानुभूति यानी एम्पैथी। सहानुभूति का मतलब है खुद को दूसरे की जगह पर रखकर उसकी भावनाओं को महसूस करना। यह वो काम है जो कोई मशीन, कोई कंप्यूटर या दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। लेखक पॉल एकमैन का उदाहरण देते हैं, जो चेहरे के भावों को पढ़ने के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि कैसे इंसान के चेहरे की छोटी छोटी मांसपेशियां उसकी असली भावनाओं को बयां कर देती हैं। आप एक झूठी मुस्कान और एक सच्ची मुस्कान के बीच का फर्क सिर्फ आंखों को देखकर बता सकते हैं। आज के युग में डॉक्टरों, वकीलों, सेल्समैन और मैनेजर्स के लिए सहानुभूति सबसे बड़ा हथियार है। अगर एक डॉक्टर मरीज का दर्द नहीं समझता, तो वह सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाएगा। मरीज उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जो उनकी बात सहानुभूति से सुने। उसी तरह एक लीडर वही सफल होता है जो अपनी टीम की भावनाओं को समझ सके। सहानुभूति हमें इंसान बनाती है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पांचवी क्षमता है खेल यानी प्ले। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, खेलना और मनोरंजन करना। पुराने समय में, खासकर औद्योगिक युग में, काम के समय हंसना या मजाक करना एक अपराध माना जाता था। हेनरी फोर्ड की फैक्ट्रियों में अगर कोई मजदूर हंसता हुआ पकड़ा जाता था, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था। लेकिन आज की दुनिया में खेल और मनोरंजन काम का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। वीडियो गेम्स सिर्फ बच्चों के टाइम पास का जरिया नहीं रहे हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे अमेरिकी सेना अमेरिकाज आर्मी नाम का एक वीडियो गेम इस्तेमाल करती है ताकि युवा पीढ़ी को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जा सके और उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। वीडियो गेम्स हमारे दिमाग को एक साथ कई चीजों पर ध्यान देना और तेजी से फैसले लेना सिखाते हैं। इसके अलावा काम के माहौल में हंसी मजाक भी बहुत जरूरी है। भारत के मुंबई शहर से शुरू हुए लाफ्टर क्लब आज पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। डॉ. मदन कटारिया द्वारा शुरू किए गए इन क्लबों में लोग बिना किसी वजह के जोर जोर से हंसते हैं। यह हंसी हमारे दिमाग को तरोताजा करती है, तनाव कम करती है और हमें ज्यादा रचनात्मक बनाती है। जो लोग अपने काम में खेल और हंसी का तड़का लगाना जानते हैं, वे ज्यादा सफल और खुश रहते हैं। और दोस्तों, छठी और सबसे आखिरी क्षमता है अर्थ यानी मीनिंग। हम इंसान सिर्फ खाने, सोने और पैसे कमाने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। जब हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो हम अपने जीवन का एक गहरा अर्थ और उद्देश्य खोजना शुरू कर देते हैं। लेखक विक्टर फ्रैंकल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक
यहूदी डॉक्टर थे जिन्हें नाजियों ने ऑशविट्स के खौफनाक यातना शिविर में डाल दिया था। वहां उन्होंने देखा कि जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत थे वे जल्दी हार मान गए और मर गए, लेकिन जिन लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य था, कोई ऐसा अर्थ था जिसके लिए उन्हें जिंदा रहना था, वे भयानक यातनाएं सहकर भी जिंदा बच गए। आज की प्रचुरता की दुनिया में जब हमारे पास भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं है, तब भी कई लोग खालीपन महसूस करते हैं। इसका कारण है उनके जीवन में अर्थ की कमी। आज लोग अपने काम में सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि एक उद्देश्य ढूंढ रहे हैं। वे ऐसी कंपनियों के साथ काम करना चाहते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रही हों। ध्यान, योग, आध्यात्मिकता और दूसरों की मदद करने की भावना आज बढ़ रही है क्योंकि लोग अपने जीवन का अर्थ खोजना चाहते हैं। लेखक भूल भुलैया और चक्रव्यूह के बीच का फर्क बताते हैं। चक्रव्यूह में आप खो जाते हैं, वहां आप सिर्फ बाहर निकलने की जल्दी में होते हैं। लेकिन भूल भुलैया या लैबिरिंथ में एक ही रास्ता होता है जो केंद्र तक जाता है। जब आप उसमें चलते हैं तो आप शांत होते हैं और खुद को खोजते हैं। हमें अपने जीवन को एक चक्रव्यूह नहीं, बल्कि एक भूल भुलैया बनाना होगा जहां हम शांति से अपने अर्थ की तलाश कर सकें। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार यह है कि अगर आप भविष्य में सफल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम कोई रोबोट या कोई सस्ता आउटसोर्स कर्मचारी न छीन ले, तो आपको अपने बाएं दिमाग के साथ साथ अपने दाएं दिमाग को भी पूरी तरह से सक्रिय करना होगा। आपको एक डिजाइनर की तरह सुंदर चीजें बनानी होंगी, एक कहानीकार की तरह लोगों के दिलों को छूने वाली बातें कहनी होंगी, एक संगीतकार की तरह अलग अलग चीजों को जोड़कर एक सिम्फनी बनानी होगी, एक अच्छे इंसान की तरह दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी होगी, एक बच्चे की तरह खेलना और हंसना सीखना होगा, और सबसे बढ़कर अपने जीवन और अपने काम का एक गहरा अर्थ खोजना होगा। यही है वो एक बिल्कुल नई सोच जो आपको भीड़ से अलग करेगी और आपको भविष्य के लिए तैयार करेगी। लेखक डेनियल पिंक ने इस किताब के माध्यम से हमें एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी और एक बहुत ही सुंदर मार्ग दिखाया है। चुनाव हमारा है कि हम पुराने तार्किक ढर्रे पर ही चलते रहना चाहते हैं या फिर इस नए युग की रचनात्मक और भावनात्मक लहर पर सवार होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस पॉडकास्ट ने आपके दिमाग के कुछ नए दरवाजे खोले होंगे और आपको अपने काम और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। इन 6 इंद्रियों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। आज ही से शुरुआत करें। कोई नई कला सीखें, दूसरों की कहानियां सुनें, थोड़ा हंसी मजाक करें और अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करें। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस कॉन्सेप्चुअल एज के लिए खुद को तैयार कर सकें। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, सीखते रहिए और अपनी सोच को हमेशा नया बनाए रखिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई सोच के साथ।